हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ एस.के. दुबे फ्रॉम माहिम म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम लोग साइंस 2 का पाठ 9 पढ़ेंगे। इसमें जो घटक है ठोस कचरा व्यवस्थापन के बारे में, तो साइंस 2 का पाठ 9 पर्यावरण व्यवस्थापन। इसमें आपको 4 घटक हैं। जलवायु, दूसरा मौसम विज्ञान, तीसरा ठोस कचरा प्रबंधन, चौथा आपदा व्यवस्थापन। आज हम लोग बच्चों तीसरा जो पॉइंट है ठोस कचरा प्रबंधन, इस भाग को डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठोस कचरा प्रबंधन में जिस भाग पर आज हम लोग चर्चा करेंगे वह है ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता, अर्थात नीड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी ठोस कचरा को व्यवस्थित करना, उसकी व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है कि ठोस कचरे का व्यवस्थापन ढंग से किया जाए। तो इसमें कुछ मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, जिसे हम लोग चर्चा करेंगे और आपको समझ में आएगा कि ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा परिसर स्वच्छता के लिए। पर्यावरण प्रदूषण, यदि हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन ढंग से न करेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वह दूषित होगा और जो हमारा परिसर है वह अस्वच्छ, अस्वस्थ होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ही है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, अपने परिसर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, यह एक लाभ होगा यदि हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन सही से करेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ऊर्जा निर्मित तथा खाद्य निर्मित और उससे रोजगार निर्मित के अवसर उपलब्ध कराना। तो दूसरे पॉइंट में 3 सब पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ऊर्जा निर्मित, यदि हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन सही ढंग से करेंगे उससे हम सभी लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, खाद्य बना सकते हैं। खाद्य मतलब जो खाद होता है, फर्टिलाइजर, फसलों के लिए जो जरूरी होता है, तो खाद्य की निर्मित कर सकते हैं। और साथ साथ में जब ऊर्जा और खाद्य निर्मित की जो प्रोजेक्ट होंगे, प्रकल्प होंगे, कल कारखाने लगेंगे, तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा, नौकरियां भी मिलेंगी। तो यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा है ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा
प्राकृतिक संसाधनों पर भार कम करना। यदि हम ठोस कचरे का उचित ढंग से व्यवस्थापन करेंगे तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर दबाव कम आएगा, उस पर भार कम आएगा और इस सॉलिड वेस्ट जो है, ठोस कचरा है, उससे जो ऊर्जा निर्मित होगी, तो जो नेचुरल ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है, उसकी खपत कम होगी। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट, जो कि उचित ढंग से अगर ठोस कचरे का व्यवस्थापन किया जाए तो प्राकृतिक संसाधनों पर भी भार दबाव कम पड़ता है। चौथा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ से रिलेटेड। यदि ठोस कचरे का व्यवस्थापन उचित ढंग से किया जाए तो आरोग्य संरक्षण, जीवन का स्तर सुधारने के लिए तथा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन उचित ढंग से करना जरूरी है, आवश्यक है। आरोग्य संरक्षण यानी हाइजीनिक कंडीशन का वातावरण निर्माण होगा। यदि हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन ढंग से ना करें तो जो वातावरण होगा वह दूषित होगा और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और वही उसका उल्टा, यदि हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन ढंग से करें तो आरोग्य संरक्षण यानी कम बीमारियां फैलेंगी, लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वह सुधरेगा और साथ साथ में हमारे पर्यावरण में हमारे साथ जो अन्य सजीव रहते हैं, पेड़ पौधे प्राणी रहते हैं, वह भी संतुलित रहेंगे, उनमें संतुलन बना रहेगा, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस होगा। तो यह सारे फायदे हैं यदि सॉलिड वेस्ट को उचित ढंग से उसका व्यवस्थापन किया जाए। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग प्रकार के जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस कचरा है, उसका कितना परसेंट, यानी टोटल ठोस कचरे में कौन अलग अलग प्रकार के ठोस सॉलिड वेस्ट हैं, वो कितने परसेंट में है। यहाँ पे आपको एक पाई ग्राफ दिख रहा होगा, वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला ही मैंने जो किया है 5.2% वुड, यानी 5.2% लगभग लकड़ी एज अ सॉलिड वेस्ट के रूप में अपने देश में होता है। दूसरा है 5.9 नियर अबाउट 6% ग्लास, अर्थात कांच। कांच भी सॉलिड वेस्ट में आएगा, ठोस कचरे में आएगा और वह लगभग 6% के आसपास ठोस कचरे के अंतर्गत होगा। थर्ड वन है फूड वेस्ट, जो भोज्य पदार्थ हैं, अब वह भोजन खाया नहीं गया, बच गया, या अनाज है वह खराब हो गया, फेंक दिया गया, वह लगभग 10.4%। प्लास्टिक नियर अबाउट 9.4%। मेटल्स चौथा था प्लास्टिक, पांचवा जो है मेटल्स हैं, धातुएं, नियर अबाउट 7.7% धातुएं जो हैं सॉलिड वेस्ट ठोस कचरे के रूप में होती हैं। 6 जो है 13.4% यार्ड वेस्ट, यानी अलग अलग जगहों पर जो कार्य होता है, काम होता है, उससे जो कचरा निकलता है वह लगभग
14% के आसपास। और पेपर और पेपर बोर्ड, 7वां, पेपर और पेपर बोर्ड, यह सबसे अधिक मात्रा में है, लगभग 38%। और बचा हुआ लगभग 10% जो है अदर्स, यानी अन्य प्रकार के ठोस कचरा। तो आपने ये पाई डायग्राम से देखा होगा, पाईग्राफ से देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग 7-8 प्रकार के सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठोस कचरा होते हैं, और वह कितनी मात्रा में डेली या हर साल रिलीज होते हैं। यहाँ पे सेकंड में आप ठोस कचरे का ढेर देख पा रहे हैं। और इन्हीं कचरे को, अगर ठोस कचरे को उचित ढंग से व्यवस्थापित नहीं किया जाए, इनका व्यवस्थापन न किया जाए, तो प्रकृति पर, पर्यावरण पर, सजीवों पर इसका विपरीत परिणाम होगा, असर होगा। इसलिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन की आवश्यकता इन पॉइंटों द्वारा आपको समझ में आया होगा। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से निर्मित होने वाला ठोस कचरा, शहर, सिटी से, औद्योगिक यानी कंपनियों से जो ठोस कचरा डेली का डेली निकलता है, और उनसे आने वाली समस्याओं को टालने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन उचित ढंग से करना बहुत जरूरी है। और यही आज के समय की मांग है। प्रेजेंट समय में कचरे को, खासतौर से ठोस कचरे का सही ढंग से व्यवस्थापन करना आज के समय की मांग है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो जो आपने स्टार्टिंग में 4 पॉइंट देखा, वह सभी पॉइंट्स पर बुरा असर होगा। यह साध्य करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया कार्यक्षम बनाकर कूड़े की निर्मित कम करना, अर्थात जो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, उनकी मशीनों को इतना अपडेट करना, इतना एडवांस करना कि वहां से कम कचरा निकले, कम से कम कूड़ा करकट निकले, जिससे कम से कम सॉलिड वेस्ट होगा, ठोस कचरा होगा। और ऐसी भी व्यवस्था हो कि उनका पुनर्उपयोग यानी फिर से उपयोग किया जा सके उस कचरे, और उसका उपयोग कम करना। तो इस तरह के उपाय करने चाहिए, जिससे फैक्ट्रियों में, औद्योगिक क्षेत्रों से, शहरों से कम सॉलिड वेस्ट निर्मित हो और अपना पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित हो। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस शहर में, या खासतौर से शहरों में, विभिन्न प्रकार के बीएमसी, अलग अलग जो महानगर पालिकाएं हैं, सुबह सुबह उनके कर्मचारी ट्रक लेकर, घंटा गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और अलग अलग जगहों से कचरा कलेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, ठोस कचरे का व्यवस्थापन करने के लिए कौन से अलग अलग विधियां हैं जिससे हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन उचित ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम दिख रहा है, और इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि
कौन कौन से अलग पॉइंट्स हैं, तरीके हैं जिससे ठोस कचरे का व्यवस्थापन उचित ढंग से किया जा सकता है। तो इस बॉक्स में आप देख पा रहे हैं लिखा है वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन, यानी साइंटिफिक तरीके से, साथ साथ में पर्यावरण स्नेही यानी पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाने वाला कचरा व्यवस्थापन विधियां। और इसमें आप कई पॉइंट्स देख पा रहे हैं, लगभग 7 to 8 पॉइंट है। सबसे पहला है कचरे का विभाजन व वर्गीकरण करना। तो मुख्य पॉइंट है कि कचरा जो है, सॉलिड वेस्ट है, उसका वर्गीकरण करना। अलग अलग प्रकार के जो सॉलिड वेस्ट अभी आप परसेंटेज वाइज देखें, उनको वर्गीकृत करना, विभाजित कर देना, अलग अलग कर देना। साथ साथ में इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक जो साइंटिफिक तरीके से कचरा व्यवस्थापन की जो प्लांट है, सिस्टम है, उस जगह पर कैसे बहुत सारे वर्कर सॉलिड वेस्ट को वर्गीकृत कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कंपोस्टिंग। सॉलिड वेस्ट से, ठोस कचरे से जैविक खाद बनाने की क्रिया को ही कंपोस्टिंग कहा जाता है। बहुत सारे सॉलिड वेस्ट जैसे आपने परसेंटेज वाइज देखा 7-8, उसमें कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरा, जिससे हम लोग खाद बना सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं। और वह जैविक खाद क्या है? फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है, जमीन की, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। और यह जैविक खाद हमें कहाँ से मिल रहा है? कचरे से, ठोस कचरे से, जो कि हमारे लिए अनुपयोगी हो चुका। परंतु यदि उस सॉलिड वेस्ट को उचित ढंग से व्यवस्थापित किया जाए तो कंपोस्टिंग प्रोसेस द्वारा, प्रक्रिया द्वारा जैविक खाद की निर्मित की जा सकती है, जो कि हमारे फसलों के लिए लाभयुक्त हो। तीसरा पॉइंट है, इसमें आप देख रहे हो सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थान, जगह। कभी कभी हम लोग रोड पे जाते हैं तो देखा जाता है कि इधर उधर बहुत सारे कूड़े कचरे फेंके गए हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, बीएमसी के डीएमसी, अलग अलग जो महानगर पालिकाएं हैं, वह अपने हिसाब से एक जगह निश्चित करती हैं और उसी स्थान पर कचरा फेंकने का, सही ढंग से कचरा फेंका जाए, ताकि वहां पर सरकार की जो कचरा डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं, उचित समय पर आकर उस कचरे को डेली का डेली ले जाकर सही स्थान पर उसका उचित व्यवस्थापन कर सके। तो साइंटिफिक और पर्यावरण ने ही कचरा व्यवस्थापन में एक और पॉइंट, तीसरा, जो कि कूड़े को, कचरे को सही स्थान पर डालना। चौथा पॉइंट है केचुआ खाद निर्मित, जिसके लिए एक क्लिप है, देखते हैं। केचुआ खाद निर्मित में आपको यहाँ पे आ, कुछ ये वर्म्स, कीड़े दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे। तो ये क्या है? केचुआ है। इसमें जो सॉलिड वेस्ट है, चाहे वो घरेलू सॉलिड वेस्ट है, अन्य अनाज वगैरह है, घर का खरपतवार है, खासतौर से गाँवों में, तो कुछ फीट गड्ढा खोद कर उसमें जो घरेलू डेली कचरा निकलता है उसमें डालना चाहिए। साथ साथ में अगर पेड़ पौधे हैं, उनकी जो पत्तियां हैं उसे डालकर
कुछ केचुए जो है खरीद कर उसमें डाल दीजिए, पत्तों से ढक दीजिए, केले के पत्ते से, नारियल के जो पत्ता होता है उसे ढक दो। महीना, 2 महीना, 4 महीना में वह जो कचरा था, जो घरेलू कचरा था, वह धीरे धीरे डिकम्पोज होकर, विघटित होकर बहुत ही बेहतरीन खाद बन जाता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी मीन्स कीड़ा, केचुआ कीड़े के अंतर्गत आएगा, और इसीलिए इससे बने हुए खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद केचुए की सहायता से बनता है और काफी लाभप्रद होता है मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए। इसीलिए पहली की कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थवॉर्म्स आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन। औद्योगिक यानी टेक्सटाइल फैक्ट्री, कंपनियां जितनी भी हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के मटेरियल, अलग अलग प्रकार की चीजों का उत्पादन होता है, वहां से निकलने वाला जो ठोस कचरा है उसका व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन कैसे किया जाए। तो खासतौर से ऐसे कचरों का जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकलते हैं, उनका भूमि भराव पद्धति द्वारा, यानी कहीं पर मान लीजिए आपके परिसर में, क्षेत्र में बहुत बड़ा गड्ढा है, तो उस गड्ढे को इस औद्योगिक ठोस कचरे को डेली वहां लाकर डालते 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 वह गड्ढे का भराव हो जाएगा, और इसी को भूमि भराव पद्धति कहा जाता है। छठा है, 6 पॉइंट है, पायरोलिसिस। अभी पायरोलिसिस का परिभाषा, पायरोलिसिस जो शब्द है, टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? तो उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन कर ऊर्जा निर्मित करने की क्रिया को ही पायरोलिसिस कहते हैं। यानी उच्च तापमान, वेरी हाई टेम्परेचर, जो सॉलिड वेस्ट है, जो पीछे आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के सॉलिड वेस्ट जिनका परसेंटेज आपने देखा, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, चाहे वह प्लास्टिक हो, चाहे वह मेटल्स हो, और भी जितने प्रकार के देखिए, उसको एकदम हाई टेम्परेचर पर जलाना, तो वह कूड़ा जलकर राख हो जाएगा, साथ साथ में ऊर्जा भी देगा, और इसी क्रिया को पायरोलिसिस कहते हैं। तो याद रखना है, पायरोलिसिस मीन्स द हीटिंग और burning of solid waste at very high temperature। उदाहरण के लिए बायोगैस, जैव वायु से विद्युत ऊर्जा निर्मित के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, प्रकल्प हैं, यह इसके अंतर्गत आएंगे। और आखिरी है, 7वां पॉइंट है, जैव चिकित्सकीय कूड़ा व्यवस्थापन। भी जैव का मतलब है जितने भी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, खासतौर से स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो इंजेक्शन होता है, या ग्लूकोज की जो यूज की हुई, बची हुई जो बोतलें होती हैं, और भी जो है हॉस्पिटल से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको सही से व्यवस्थापन करना चाहिए। और इसको सही व्यवस्थापन करने के लिए क्या करते हैं, भट्टी द्वारा उच्च तापमान पर जैव चिकित्सकीय कूड़े को जलाना। यानी हॉस्पिटल से जितने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलते हैं,
सॉलिड कचरा निकलता है उसको वेरी हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। अगर ऐसा ना करें तो मान लो किसी व्यक्ति का अंग, मान लो उसके शरीर का कोई अंग अनुपयोगी था या काटना पड़ा, निकालना पड़ा, और निकाल कर ऐसे ही नॉर्मल कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा, और इस इंसान को मान लो कोई बीमारी थी तो उसका जो बैक्टीरिया वायरस है और वातावरण में फैलेगा, दूषित करेगा और लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए जो जितने भी हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरा है उसको वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ठोस कचरे का व्यवस्थापन की यहाँ पर 7 तरीके हैं, 7 पद्धति है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये तो आपने देखा ही कि चूहे द्वारा कैसे खाद की निर्मित की जाती है, मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी में अगला पॉइंट, ठोस कचरा व्यवस्थापन के 7 नियम। अभी 7 नियम कौन से हैं जिसे अगर हम फॉलो करें अच्छे से, उनको अपने जीवन में उतारें अच्छे से, तो हमारा जो पर्यावरण है वह स्वच्छ रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी उचित रहेगा। तो ठोस कचरा व्यवस्थापन के 7 नियम कौन से हैं, इसको डिटेल में एक एक करके देखते हैं। इसको 7R, 7R ऐसा एक फॉर्मूला के रूप में आप याद करो तो आसानी से याद कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला आर है रीयूज। हिंदी में उसे कहते हैं पुनः उपयोग। री यानी पुनः, यूज यानी उपयोग करना। उपयोगी वस्तुएं व्यर्थ होने पर भी उनका अन्य जगहों पर उचित उपयोग करना चाहिए। तो मान लो घर में कुछ ऐसे सामान है, वस्तुएं हैं, अपने को ऐसा लगता है कि इसका कुछ जरूरत नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए। फिर भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इस वस्तु को हम और अलग तरीके से इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है, पुनः उपयोग करना, रीयूज करना। सेकेंड जो आर है उसका मतलब है, उसका फुल फॉर्म है रिफ्यूज। रिफ्यूज को कहेंगे उपयोग से इनकार कर देना। जैसे मान लो हमें कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपके गार्जियन कुछ आपको दे रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो, मना कर देते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे ही 7R जो ये मंत्र है, उसमें पहला तो आपने देख लिया, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। दूसरा जो है रिफ्यूज, मना कर देना। अब क्या मना करना है, जैसे कि प्लास्टिक, थर्मोकॉल, इस तरह की चीजों से बनी वस्तुओं को उपयोग करने से इनकार करना, मना करना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वस्तुएं क्या होती हैं, अविघटनशील होती हैं। अविघटनशील का मतलब है यह डिकम्पोज नहीं होती, सड़ती नहीं। जैसे यदि आपने कोई फल घर कर खरीद कर लाया, केला लाया, सब केला खा लिए, एक केला रह गया, 4 6 दिन 10 दिन भूल गए या कहीं रख दिए, तो वह केला क्या हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वह विघटनशील। लेकिन प्लास्टिक और ये थर्मोकॉल, यह अविघटनशील है, इनका विघटन नहीं होता, ये सड़ते नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हमें यूज करने से मना करना चाहिए, इनकार करना चाहिए। तो ये अपना सेकेंड आर हो गया, दैट इज रिफ्यूज। अभी थर्ड वन हम लोग देखेंगे। थर्ड आर अपना है क्या,
रिसाइकल, चक्रीकरण। रिसाइकल पुनः चक्रीकरण, जैसे अपशिष्ट पदार्थों पर पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया कर उनसे उपयुक्त पदार्थ बनाना ही रिसाइकलिंग या चक्रीकरण कहलाता है। आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता होगा, कुछ कांच की वस्तुएं हैं, तो कांच के बॉटल हैं, प्लास्टिक के बॉटल हैं, आपके पिछले कक्षाएं की जो नोटबुक हैं, किताबें हैं, जो भर गई हैं, उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, रद्दी वाले के पास जमा कर देते हैं, रद्दी वाले को दे देते हैं। रद्दी वाला कुछ आपको पैसा भी देगा। अब वह रद्दी वाला क्या अपने घर पे रखता है? नहीं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से ट्रक आता है और वह जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कागज और कांच है, प्लास्टिक है, वह उस कंपनी में ले जाकर उसका चक्रीकरण करता है। यानी ऐसी मशीनें होंगी, यहाँ पे आपको आकृति में दिख भी रहा है कि किस तरह से उसे मशीन में प्रोसेस करके, मशीन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं कराकर उसे एकदम ऐसा बना देते हैं कि उसका फिर से उपयोग किया जा सके। और चौथा आर है अपना, फोर्थ आर, पुनः विचार। पुनः मीन्स री, विचार यानी थिंक, सोचना, अपने आप में विचार करना। दैनिक जीवन में वस्तुओं के उपयोग के बारे में अपनी आदतें, अपनी कृतियां यानी क्रियाकलाप और उनके परिणाम का पुनश्च नए दृष्टि से विचार करना। यानी आज के डेट में जो आपका डेली का जो लाइफस्टाइल है, उसमें आप कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और उन वस्तुओं में देखो, यदि ऐसी वस्तुएं आप ज़्यादा यूज करते हो जिसके कारण सॉलिड वेस्ट ज़्यादा उत्पन्न होता है, पर्यावरण दूषित होता है, तो अपनी आदतों को क्या, अपनी हैबिट को क्या, बदलना चाहिए। अपनी एक्टिविटी, अपने क्रियाकलापों को बदलना चाहिए। अगर मान लो मैं थैली, प्लास्टिक की थैली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ और थैली यूज करके वहीं बाहर फेंक दिया, तो उससे उससे क्या होगा, पर्यावरण दूषित होगा। तो उसके परिणाम को भी सोचकर, विचार कर, बार बार चिंतन करना चाहिए कि मेरे किन कार्यों से पर्यावरण दूषित होगा, सॉलिड वेस्ट ज़्यादा उत्पन्न होगा, और उसके बारे में सोचकर अपने जो डेली, दैनिक जीवन में जो आदतें हैं उनमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो यह 4 आर आपने देखा कि रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल एंड रीथिंक। नेक्स्ट 3 देखेंगे। सो फोर्थ, स्टिल 4 वर कंप्लीटेड, नाउ फिफ्थ वन, रिड्यूस। रिड्यूस अर्थात कम यूज करना। रिड्यूस यानी कम यूज करना। तो अपने संसाधन व्यर्थ न जाए, इसलिए ऐसी वस्तुएं का उपयोग कम करना चाहिए। पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए। अनेक व्यक्तियों को मिलकर एक वस्तु का उपयोग करना चाहिए और उपयोग में लाओ और फेंक दो। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं यूज एंड थ्रो। आजकल एक पेन भी आया है, यूज एंड थ्रो। उसका इंक खत्म हुआ तो फिर से रिफिलिंग नहीं कर सकते, उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे पेन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमें ऐसे पेन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हम लोग रिफिल फिर से डाल सकें। तो यह तो एक उदाहरण हुआ पेन का। इसी तरह से और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें यूज एंड थ्रो होता है। ऐसी वस्तुओं को रिड्यूस अर्थात कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ सिक्स्थ आर, छठा आर, इसका मतलब है, फुल फॉर्म है रिसर्च।
हिंदी में इसको संशोधन कहते हैं। वैज्ञानिक लोग ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं, कर भी रहे हैं। ठोस कचरा व्यवस्थापन, ठोस कचरे से निपटने के लिए तो वर्तमान में उपयोग से बाहर हुए अपशिष्ट, अपशिष्ट अर्थात कचरा, अपशिष्ट पदार्थ फिर से उपयोग में कैसे लाया जा सके, इस पर संशोधन रिसर्च अभी भी चालू है और अच्छे से किया जाए, ताकि जो सॉलिड वेस्ट है उसका अधिक से अधिक कैसे हम लोग फिर से उपयोग कर सकें। और 7R है, जो 7R मंत्र है, उसमें 7th R है नियमन और जन जागृत। जन यानी लोगों में जागरूकता लाना, नियमन यानी कानून बनाना। तो कूड़ा व्यवस्थापन संबंधी कानून बनाना, नियमों का सही पालन करना और दूसरों को पालन करने के लिए प्रवृत्त करना। अभी मैं बोलूं कचरा सही से व्यवस्थित करो, फेंको मत इधर उधर, तो बच्चों को मैं बोल दिया, अपने फैमिली में भी सबको बोल दिया, बट मैं खुद ही अगर वह फॉलो नहीं करूं तो वह गलत होगा। तो सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव लाना चाहिए। भाई कुछ सॉलिड वेस्ट का मैं सही ढंग से व्यवस्थापन करूंगा, और फिर जब मेरे अंदर बदलाव आएगा और लोगों को भी मैं बोल सकता हूँ। इसके लिए जन जागृति टीवी के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से, स्ट्रीट प्ले करके, ड्रामा वगैरह करके, माध्यम से लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता लाई जा सकती है जिससे लोग जागरूक होंगे और कचरे का व्यवस्थापन सही से हो पाएगा। और ये 7R जो मंत्र है इसका अमल अपने जीवन में अमल लाकर सॉलिड वेस्ट को सही व्यवस्थापित किया जा सकता है। इसी कड़ी में देखेंगे खासतौर से 3R, जो 7R में से 3R है उस पर और डिटेल में चर्चा करते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठोस कचरा व्यवस्थापन में 3R मंत्र का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। और वो 3R ऑलरेडी देखे हो आप, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की हो, फिर से देखो कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, खासतौर से उन 7R में से ये 3R तो मस्ट है, यानी सबको फॉलो करना ही चाहिए, जिससे सॉलिड वेस्ट जो ठोस कचरा है उसके कारण पर्यावरण पर कोई बुरा असर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम या अन्य जो खाद्य पदार्थ है उनके जो प्लास्टिक आवरण है, रास्ते पर खुली जगहों पर फेंकना नहीं चाहिए, उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो बच्चों, आपको अभी कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाया गया। स्कूल इस साल कोरोना की वजह से बंद चल रहा है, तो हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि साल में केवल एक ही दिन अपने को स्वच्छता दिवस, साफ सफाई करनी है, 365 दिन करना है उसे। और मैंने देखा है अपने स्कूलों में, अपनी कक्षाओं में, कि बच्चे जब ये 4-5 साल पहले आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वच्छता दिवस, स्वच्छता के बारे में जोर दिया, तो बर्थडे वगैरह जो बच्चे मनाते थे, चॉकलेट खा के क्लास में ही उसका रैपर फेंक देते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से
बच्चों में ऐसी जन जागृति आई, ऐसे जागरूक हुए हैं कि वो चॉकलेट खाने के बाद उसका जो रैपर है, जो थैली है, तुरंत अपने जेब में रख लेते हैं। 50 बच्चों में मान लो 40 बच्चों ने रख लिया, 10 बच्चे फेंक दिए, क्लास गंदा हुआ। फिर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसा देखते देखते बाकी बच्चे भी जो फेंक रहे थे वह भी सुधर गए, और वो जो चॉकलेट का रैपर है या बिस्किट का जो रैपर है वह अपने जेब में रखकर जो रेसस होती थी फिर बाहर जाके कूड़ेदान में डालते थे। तो इस तरह से सभी के अंदर ऐसी अ, जागृति आनी चाहिए। जब आप बच्चे हो, आप अभी से फॉलो करोगे तो बड़े होकर यही आपकी आदत अच्छी लगी रहेगी, और आप स्वयं कचरा नहीं फैलाओगे, और जो कोई फैला भी रहा है तो उसे आप रोकोगे, समझाओगे भाई ऐसा नहीं करो। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करना। अभी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया है कि प्लास्टिक की थैलियां, कहीं कहीं फाइन भी मारते हैं, फाइन भी लगा देते हैं कि अगर दुकान वाला बेच रहा है तो उसे 5,000 का फाइन, कोई ग्राहक है अगर वो थैली नहीं ले प्लास्टिक की थैली के साथ पकड़ा गया तो उसको भी भाई 500 फाइन। तो अगर आप एक बार फाइन भर दिए तो दोबारा प्लास्टिक की थैली लेके जाओगे बाहर? नहीं। तो अपने आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाओ कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे, उनके स्थान पर घर में जो पुराने कपड़े हैं आपका हो, चद्दर मान लो 2 साल साल भर से यूज कर रहे थे, जूना हो गया, उस चद्दर से आपके घर में थैली बना लो। पुरानी साड़ियां हैं, चद्दरें हैं, पर्दे हैं, इनका उपयोग करके थैली बना लिया जाना चाहिए, झोला बना लेना चाहिए, और उस थैली को लेकर बाहर मार्केट में जाओ, चाहे सब्जी लेना है, चाहे कोई अन्य अनाज घर में भरवाना है, राशन पानी भरवाना है, उस कपड़े की थैली को लेकर जाना, प्लास्टिक की थैली को नहीं। यदि ऐसा सब फॉलो करेंगे तो धीरे 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 कुछ सालों में पर्यावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कागज के दोनों ओर लिखना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत है कि एक तरफ लिखेंगे, दो दो लाइन छोड़ के लिखेंगे, पेज के एक ही तरफ लिखेंगे, या एक पेज लिख दिए तो 4 पेज छोड़कर फिर लिखना शुरू करते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए, टालना चाहिए। ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट पेपर का पुनः उपयोग करना चाहिए। तो जितने भी नोटबुक वगैरह आप खरीदते हो, आप ध्यान दो अब से, आपको गवर्नमेंट ने यह लेसन इसीलिए दिया है कि आप देश के कल के भविष्य हो, फ्यूचर हो आप, और आपको ये सब जानकारी रहेगी तो आप इस तरह से जीवन जिएंगे कि कम से कम सॉलिड वेस्ट होगा और अपना पर्यावरण स्वच्छ। इसी कड़ी में आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें टिश्यू पेपर का उपयोग कम करना। अभी टिश्यू पेपर खासतौर से यदि आप कहीं शादी या किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, तो वहाँ पे जब भोजन के समय आपको एक पेपर मिलता है, वह क्या है? टिश्यू पेपर है। तो टिश्यू पेपर भी क्या लकड़ी से ही बनता है और पेड़ वृक्षों से बनता है। कई लाखों करोड़ों लोग अगर इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें तो बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां जिनसे टिश्यू पेपर बनता है वह बच जाएंगी, और टिश्यू पेपर के स्थान पर हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। रुमाल आप यूज करो, फिर से धो लो, फिर यूज करो, तो कई महीनों तक आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि 12 मिलियन टन प्लास्टिक, लगभग 2 मिलियन टन ग्लास, और 11 मिलियन टन पेपर पूरी दुनिया में डेली का डेली ये सॉलिड वेस्ट डेली का डेली निर्मित होता है।
और यदि इसका सही से व्यवस्थापन न किया जाए तो हमारे पर्यावरण पर इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। 6 पॉइंट में शीशा वाली बैटरी, शीशा यानी लेड कहते हैं, पीबी। अगर साइंस में आपको एलिमेंट्स की जानकारी होगी तो शीशा को अंग्रेजी में लेड कहते हैं, इसका सिंबल है पीबी। तो शीशा वाली बैटरी जो होती है उसकी जगह पर रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल जैसे रिचार्जेबल बैटरी का मोबाइल में यूज होता है, ऐसे अन्य जितने भी उपकरण हैं, टॉर्च है या और भी जितने भी उपकरण है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, खिलौने हो या और कोई भी वस्तुएं, तो उसमें ऐसी सेल बैटरी का इस्तेमाल मत करो जो कि यूज एंड थ्रो हो। ऐसी सेल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिचार्ज हो सके और उसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकें। तो यहाँ पे आपको कुछ सेल बैटरी का क्लिप दिख रहा होगा जो कि रिचार्जेबल। 7 पॉइंट है ठोस कचरा व्यवस्थापन में स्वयं, परिवार और समाज को प्रोत्साहित करना। यानी सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाओ, खुद बदलो, मैं कचरा नहीं फैलाऊंगा। फिर धीरे धीरे आपका परिवार में सुधार आए कि आपका हर एक फैमिली मेंबर एक भी कचरा नहीं फैलाएगा जिससे कि पर्यावरण दूषित हो। और जब आप सुधरे, आपका परिवार अगर सही से हो गया, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपका जो समाज है जहाँ पर आप रह रहे हो, वह भी, उसे भी, उन्हें भी प्रोत्साहित करो जिससे अपना पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। लास्ट है, ये ऑलरेडी भी देख चुके हैं, यूज एंड थ्रो। जैसे मैंने आपको बताया कि यूज एंड थ्रो पेन आती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी पेन का इस्तेमाल करो जिसकी हम लोग रिफिलिंग कर सकें, उसका बार बार रिफिल डालकर यूज किया जा सके। इसी तरह से और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिससे यूज एंड थ्रो ना हो, बल्कि ऐसी वस्तुएं लाओ जिसे ज्यादा समय तक हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ठोस कचरे का उपयोग, अभी जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका हम लोग कहाँ कैसे क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ठोस कूड़े का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। और यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ठोस कचरे से विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अमेरिका में सबसे अधिक है, यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बनाई जाती है, वह ठोस कचरे की सहायता से, वह अमेरिका है। जापान जो कंट्री है वहां पर केले के पौधों की जो परतें हैं और कपड़े के जो धागे हैं, कागज है और अन्य वस्तुओं की सहायता से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, प्रकल्प यानी फैक्ट्रियां हैं जहाँ विकसित किए गए हैं और जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं। तो इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो ठोस कचरे की सहायता से विभिन्न प्रकार के, चाहे वह विद्युत ऊर्जा हो चाहे अन्य उत्पादन हो, उसकी निर्मित की जाती है ठोस कचरे की सहायता से। कूड़े के विघटन में के लिए लगने वाली कालावधि समय, यानी जो सॉलिड वेस्ट है विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौन से पदार्थ को, चीज को कितना समय लगता है विघटित होने यानी सड़ने के लिए। तो जैसे आकृति में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला है केला। केला को लगभग 3 से 4 सप्ताह अर्थात 1 महीना लग जाता है विघटित होने के लिए। दूसरा है कागज की थैली। कागज की थैली को भी लगभग 1 महीना, यानी केले का छिलका और कागज की थैली को सड़ने के लिए, विघटित होने के लिए लगभग सेम समय लग रहा है। तीसरा है कपड़े की चिंदियां, यानी कपड़ा जो यूजलेस हो गया है उसे विघटित होने के लिए 5 महीना लगभग। ऊनी मोजे, स्वेटर वगैरह जिसे बनता है ऊन, तो ऊन को विघटित होने के लिए 1 ईयर। लकड़ी है अगर,
कोई भी लकड़ी है, उसे सड़ने के लिए, उसे विघटित होने के लिए, अब देख रहे हैं 10 से 15 साल लगता है। चमड़े का जूता विघटित होने के लिए लगभग 40 से 50 साल लग जाता है। जस्ते का डिब्बा हो या जस्ते से बनी कोई अन्य पदार्थ हो, उसे लगभग 50 से 100 वर्ष लग जाते हैं विघटित होने के लिए। और जस्ते से भी ज्यादा समय लगता है एल्यूमिनियम। ये सभी मेटल्स आपको होगा, आपके घर में होगा। तो एल्यूमिनियम का यदि डब्बा है या एल्यूमिनियम से बना कोई पदार्थ है, उसे विघटित होने में लगभग 200 से 250 वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक की थैली 9.10 लाख वर्ष। सोच भी नहीं सकते हम लोग कि इतना लंबा समय लग जाता है कि प्लास्टिक की थैली, यदि अब कोई प्लास्टिक की थैली है और मिट्टी में दबा के आप रख दो, तो 10 लाख वर्ष बाद भी अगर आप आके देखोगे तो आपकी 10 लाख वर्ष के आसपास भी आप देखोगे तो वह प्लास्टिक की थैली आपको मिलेगी, जिसके कारण बहुत ही पर्यावरण पर दुष्परिणाम होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक की थैलियों पे को बैन कर किया हुआ है। थर्मोकॉल, प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक थर्मोकॉल। शादी ब्याह में थर्मोकॉल का जो प्लेट मिलता था या कप मिलता था, उसे अभी गवर्नमेंट ने बैन किया है। अनंत काल, यानी ये जो 10वां है थर्मोकॉल, यह कोई समय ही नहीं है, यानी यह जो है सड़ता ही नहीं, विघटित ही नहीं होता। इतना डेंजरस होता है थर्मोकॉल। तो बच्चों, आज जो आपने लेसन पढ़ा यहाँ तक, इसमें आज के बाद प्लास्टिक की थैली और खासतौर से थर्मोकॉल, सभी लोग उसका क्या करेंगे? 7R में से कौन सा पॉइंट है? एक आर है, रिफ्यूज कर देंगे, इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी घर में पहले से भी था, अब ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है ठोस कूड़े के भंडारण की विधि। हर एक घर में, अभी हम सभी के घर में, मेरे भी घर में पहले एक ही कचरे का डब्बा होता था, अभी 2 डब्बा यहाँ कंपलसरी कर दिया है यहाँ की महानगर पालिका ने। एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा, इस तरह से 2 कचरे का डब्बा बनाया गया है। अगर गीले कचरे में सूखा कचरा डाल दिया जाता है तो कचरे वाला लेता ही नहीं, तो जो सफाई कर्मी है वह उसे लेता ही नहीं। और सूखे कचरे में यदि गीला कचरा कभी कभी गलती से चला गया तो भी वह लेगा नहीं। तो इससे क्या हो गया, वर्गीकरण घर पे ही हो जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट को, महानगर को, पालिका को अ, उस सॉलिड वेस्ट को व्यवस्थापन करने में आसानी होती है, मदद मिलती है। तो अब से आप लोग भी इस तरह से, और भी बकेट हैं, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को व्यवस्थापित करने के लिए अलग अलग कलरफुल कचरे का डब्बा होता है, जिसमें उसे व्यवस्थापित किया। कुछ नियम भी होते हैं कूड़े व्यवस्थापन के नियम को, यदि कोई ब्रेक करता है तो कानून की सहायता से उसे अमल में लाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, हमने सॉलिड वेस्ट व्यवस्थापन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू। यदि किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो, आरती बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा बोलो, क्या सर डाउट है ये आपको, पूछिए। सर ये बायोगैस ये हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक है? बायोगैस। आवाज कट आवाज कट के आ रहा है बेटा, फिर से बोलो एक बार। सर ये बायोगैस है जो हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक? बायोगैस हमारे लिए उपयोगी है। अब बायोगैस कैसे बनता है वो मैं शॉर्ट में 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि जानवरों के जो गोबर होते हैं, खासतौर से गाय भैंस है, तो गांव में एक गोबर गैस प्लांट होता था। प्लांट यानी पौधा नहीं, यहाँ पे संयंत्र कहते हैं। और आपने शायद सुना भी होगा, 9th में आ गए हो तो,
अभी आपको जानकारी होगी, बायोगैस प्लांट होता है। तो जो घर का जानवरों का मल मूत्र होता है, कूड़ा करकट होता है, उस ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है, उसमें डाल डाल देते हैं उस गड्ढे में, और उसका विघटन होता है, सड़ता है महीना 2 महीना में, और सड़ने के बाद वह जो है उसमें से गैस निकलती है, खासतौर से मीथेन गैस होती है, और उस गैस का पाइप के द्वारा आप घर तक लाके घर में एज अ कुकिंग गैस, यानी खाना भी पका सकते हो उससे, और बल्ब भी, इलेक्ट्रिक बल्ब भी जला सकते हो। तो बायोगैस हमारे लिए यूजफुल है। और किसी को डाउट? थैंक यू सर। हम्म। और किसी बच्चे को डाउट है कुछ? हाँ, सुमित यादव, बोलो बेटा। हेलो सर, ठोस हाँ बेटा, बोलो। कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता कौन कौन सी है? क्या बोले? सर, ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता कौन कौन सी है? आवश्यकता, आज तो शुरुआत ही मैंने उसी से किया ना। आज तो शुरुआत ही इस ठोस कचरे के व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है, तो शुरुआत ही 4 पॉइंट से किया था कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, आपका परिसर स्वच्छ रहना चाहिए। अगर व्यवस्थापन सही से करोगे, नहीं करोगे तो पर्यावरण दूषित होगा, परिसर आपका अस्वच्छ रहेगा। इससे अगर सही से व्यवस्थापन किए तो ऊर्जा की भी निर्मित होगी, और बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह कल कारखाने लगेंगे सॉलिड ठोस कचरा व्यवस्थापन के लिए, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। और किसी को डाउट है? हेलो, और किसी बच्चे को कुछ डाउट है, पूछ सकता है। अभी किसी और बच्चे को डाउट नहीं है बेटा? ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आपका डाउट भी क्लियर हो गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।